हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स। सबसे पहला जो मॉडल था वो थॉमसन ने दिया था, थॉमसन मॉडल्स। उनके अनुसार जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, लाइक अ वाटरमेलन। जैसे मान लिया ये वाटरमेलन है, हाफ कट वाटरमेलन, ठीक। उसका जो मास है और उसमें क्या है, सीड्स है। ऐसी तो होता है वाटरमेलन, हम खाते हैं। तो सीड्स जो है इसमें जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वाटरमेलन में जैसे सीड्स होते हैं, इसी को उन्होंने इलेक्ट्रॉन माना। और जो उसका बाकी बचा हुआ मास है, जो बाकी बचा हुआ मास है, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव पार्ट, दैट इज पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर। उन्होंने इस तरह से इस मॉडल को माना था, क्योंकि तब तक जो है, जब तक थॉमसन थे और रदरफोर्ड का मॉडल है, तब तक जो है न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। उन्होंने यही माना वैज्ञानिकों ने कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से मिलकर बना होता है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास उन्होंने नेग्लिजिबल देखा गया, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे नेग्लिजिबल था, प्रोटॉन के कंपैरेटिवली जो है बहुत कम था मास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब बताओ 10,000 गुना कम मास है इलेक्ट्रॉन का, तो नेग्लिजिबल हो गया। वो नेग्लिजिबल माना, इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पॉइंट मास की तरह जो है एक सीड्स की तरह मान लिया, और बाकी जो बचा एरिया डेट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। लेकिन ये थॉमसन मॉडल फेल हो गया, ठीक है, इट इज फेल्ड, ठीक है। इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। क्लियर है, ठीक। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, आईआईटी में, नीट में, उसको हम स्टडी करते हैं, डेट इज कॉल्ड रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा रेस पर। उनका क्या था है, अल्फा रेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने गोल्ड की एक पतली पन्नी ली, पतली पन्नी, और उस पर अल्फा रेस डाली। अल्फा रेस डालने पर उन्होंने देखा कि क्या होता है। क्या होता है, अब देखिए। गोल्ड की पन्नी में, पतली पन्नी में क्या होंगे, एटम होंगे। तो हमने उनमें से एक एटम ले लिया, वी टेक ओनली वन एटम, हमने एक एटम ले लिया, ठीक। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको समझने के लिए। ये एक एटम उन्होंने ले लिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या डाली, अल्फा रेस। जब उन्होंने अल्फा रेस डाली तो उन्होंने देखा बहुत सारी रेस, बहुत सारी सीधी निकल गई, बिल्कुल सीधी निकल गई, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, ठीक। सेकंड पॉइंट, उन्होंने देखा कुछ रेस डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रेस डिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन उनका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा कम था। ये देखो 90 डिग्री इतना बनता, इससे कम था डिफ्लेक्शन। कुछ रेस 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। यह नीचे एरो है, 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन की है, ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गई। कुछ रेस जो उन्होंने देखी, उन्होंने क्या देखा, सीधी गई, बहुत कम रेस सीधी गई और वापस अपने रास्ते से लौटकर आ गई, लेकिन वापस लौटकर आ गई, ठीक। दैट इज द पॉइंट टू बी नोटिस। आप पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, दैट इज पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, दैट इज अल्फा रेस, AU एटम, गोल्ड का एटम ड्रॉ कर लिया आपने ये, ठीक है।
इसमें एक दो पॉइंट्स और लिख लीजिए। ये है अनडिफ्लेक्टेड, दैट इज अनडिफ्लेक्टेड अल्फा रेज, ये भी अनडिफ्लेक्टेड है। ये है स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन, दैट इज ये जो है ये वाला, दैट इज स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन। दैट इज दिस स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन। लिख लिया आपने ये? ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपने देखा क्या क्या हुआ। पहला पॉइंट, कुछ लाइंस, कुछ जो है अल्फा रेज सीधी निकल गई बिना डिफ्लेक्शन के। सेकंड पॉइंट, कुछ 90 डिग्री से कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई, लिटिल डिफ्लेक्शन। कुछ थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन में हुई और बहुत कम स्ट्रेट बैक हो गई, जैसी गई वैसी आ गई। 4 पॉइंट्स हैं इसके, तो 4 पॉइंट्स पे ही रदरफोर्ड मॉडल बना हुआ है। क्या है, हम एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए अब इसमें लिखिए आप, इसको सोलर मॉडल भी कहते हैं, प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोलर और प्लैनेटरी मॉडल। His model was based upon the results of alpha ray scattering experiments. According to him, उनके अकॉर्डिंग क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स का है वो पॉइंट्स लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, 99.9% rays are undeflected. It means, ये तो हमारा था इफेक्ट, क्या हुआ 99% रेज आर अनडिफ्लेक्टेड रह गई। इट मीन्स, इसका मतलब, इट मीन्स लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम इज प्रेजेंट। देखिए अप टू पॉइंट 4 मेन पॉइंट थे उनके थ्योरी के, वही अप टू पॉइंट में बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है। 99.9% अनडिफ्लेक्टेड मिल गई, यानी कि बहुत ज्यादा एक लार्ज एम्प्टी स्पेस है, तभी वो सीधे निकल गई। कोई रोकने वाला था ही नहीं उन्हें, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई कुछ नहीं था, तो एम्प्टी स्पेस था, सीधे निकल गई। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल क्लियर एकदम, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा? वेरी फ्यू rays are deflected small. लिटिल लिखो उसकी जगह, लिटिल, बहुत थोड़ी सी रे हल्का सा डिफ्लेक्टेड हुई। इट मीन्स whole positive charge in atom concentrated
in very small space। अब सेकंड पॉइंट क्या था, बहुत थोड़ी सी रेस जो है डिफ्लेक्टेड लिटिल हुई, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये न्यूक्लियस है, सीधी निकल गई कुछ, ये जो डिफ्लेक्शन है, ये वाला हल्का सा जो डिफ्लेक्शन हुआ, उसी के बारे में बात हो रही है। इट मीन्स होल पॉजिटिव चार्ज इन एटम कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल स्पेस। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे कहीं ना कहीं बहुत ही छोटी सी जगह पर है, तभी तो डिफ्लेक्शन हुआ है। देखो अल्फा रेस कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा रेस से +2 चार्ज हो गया। अल्फा रेस होती क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस ही तो होती है, हीलियम क्या होता है 2He4, ठीक है। इसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो हीलियम +2 बचेगा, हीलियम का न्यूक्लियस ही तो हो गया, तो उससे पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल होगा तभी तो डिफ्लेक्शन होगा, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है छोटी सी स्पेस में, ठीक। ये कंक्लूजन निकला। थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था कुछ बहुत ज़्यादा 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन, दैट इज स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन। अब इसके बारे में बात हो रही है, थर्ड पॉइंट, वेरी फ्यू rays are deflected strong, it means something positive charge must be occur in atom। अब वो कंफर्म हो गए कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एटम में जरूर है और जरूर है, वो अब कंफर्म हो गए। चौथी बात हो रही है उन रेस की जो न्यूक्लियस के पास गई और वापस लौट कर आ गई। अब इसके बारे में बात हो रही है, क्लियर हो गया। सम और लिटिल सेम ही चीजें हैं, सम लिख लीजिए खाली, सम रेज आर स्ट्रेट बैक, सीधी वापस लौट आएंगे, स्ट्रेट बैक। इट मीन्स positively charged heavy mass situated at center of atom called nucleus। क्लियर है, ये हो गए उनके 4 पॉइंट्स। पूरा रदरफोर्ड मॉडल का निचोड़ आ गया 4 पॉइंट्स में, ठीक है। अब ये आप मत कहना कि मैंने कम पॉइंट्स लिखवाए हैं, पॉइंट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी भर दो। 4 चीजें हुई, रेस 4 टाइप से डिफ्लेक्ट हुई, एक अनडिफ्लेक्ट, एक थोड़ी डिफ्लेक्ट, एक ज्यादा डिफ्लेक्ट, एक पूरा बहुत ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट वापस लौट के आ रही है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हुए हैं उन्हीं 4 का कंक्लूजन मैंने लिखवा दिया आपको, ठीक है। अब 5th पॉइंट लिखिए, जो उन्होंने फाइनली क्या कहा फिर। फिफ्थ पॉइंट, द होल mass of atom situated at center which is called nucleus।
उन्होंने क्या कहा, जो पूरे एटम का मास है वो उसके सेंटर पर सिचुएटेड रहता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब जो रेडियस है न्यूक्लियस की और रेडियस है एटम की, उसमें रेशियो होता है 1:10⁵। अब आप लगा लो एटम कितना बड़ा है, 10⁵ है, और न्यूक्लियस कितना छोटा सा है उसका, 10⁵ गुना एटम है न्यूक्लियस का। क्लियर हो गई बात। और वॉल्यूम न्यूक्लियस का और वॉल्यूम ऑफ एटम, इनका रेशियो क्या होता है, 1:10⁵। ठीक है, रेडियस का 3 गुना ही तो वॉल्यूम होता है। गोला है 4/3 πr³, डेट इज द वॉल्यूम, r³ आ गया तो 15 हो गया 5 का। ठीक है, तो ये रेशियो आप लिख लीजिए। ये हो गया आपका रदरफोर्ड मॉडल। अब उन्होंने क्या बताया, जो स्टेबिलिटी है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ न्यूक्लियस के, उसकी वो स्टेबल कैसे रहते हैं, उन्होंने क्या बताया अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। लिख लीजिए इसके आगे, ये लिख लिया आपने, चलिए इसी के नीचे लिख देती हूं मैं, स्टेबिलिटी ऑफ मॉडल, उनके दिए मॉडल की स्टेबिलिटी बाय centrifugal force arises due to rotation of electrons and electrostatic force of attraction between electrons and protons। ठीक है, इसको पूरा लिख देती हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इसका मतलब क्या है, देखो आप, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, आप थोड़ी देर के लिए सपोज करो आपने एक हाथ में रस्सी पकड़ी और रस्सी के एक कोने, 2 सिरे होते हैं रस्सी के, एक तो आपने अपने हाथ में पकड़ा और दूसरे सिरे पे आपने एक पत्थर बांध लिया। ठीक है, अब उसे बहुत तेज आप घुमा रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर रस्सी टूटी तो पत्थर सीधा जाके जाएगा, आपके हाथ से छूट जाएगा, या रस्सी खुल गई तो वो पत्थर सीधा भाग जाएगा दूर आपसे, आपके सरकमफेरेंस के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पर एक लगातार फोर्स लगता रहता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसे न्यूक्लियस से दूर लेके जाता है। वो कहता है तू भाग यहाँ से, इस बंधन से भाग, यहाँ पहुंचा यहाँ लगा, यहाँ पहुंचा तो यहाँ लगा, डेट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इसके अपोजिट लगता है। एक ये फोर्स हो गया। दूसरा फोर्स क्या होता है, दूसरा फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज, इस पर एक लगातार सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जो इसे सेंटर की ओर खींचता है। तो ये जो फोर्स है एक दूसरे के बराबर होते हैं क्वांटिटी में और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जो इस इलेक्ट्रॉन को स्टेबल रखते हैं और वह मूव करता रहता है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू दिस, भला किनके, रदरफोर्ड के, कि इस तरह से एटम जो है स्टेबल रहता है। क्लियर होगी बात। ठीक, ये आप लिख लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं इसकी ड्रॉबैक्स पर। क्या ड्रॉबैक्स रहे रदरफोर्ड मॉडल के, क्यों सक्सेसफुल ये नहीं हो पाए।
ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, इसको आप लिखिए। एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में और चारों तरफ क्या है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने तो बस इतना बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस रहता है, वो घूमता रहता है। लेकिन जो मैक्सवेल थे, क्लार्क मैक्सवेल, उन्होंने ये बताया कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर राउंडिंग घूमता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उसमें एक एक्सीलरेशन हमेशा बना रहता है। एक्सीलरेशन हमेशा बना रहता है, वो कभी जीरो नहीं होता। जैसे सपोज करो, अगर आप सीधा सीधा दौड़ो, सीधा स्ट्रेट लाइन में दौड़ो, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप कांस्टेंट स्पीड के साथ दौड़ सकते हो, दौड़ जाओगे कांस्टेंट स्पीड के साथ। ठीक है, मेरी स्पीड भाई कितनी है, 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर पर आवर है। ठीक है, मैं 1 घंटे में 50 मीटर दौड़ सकता हूँ, या 100 मीटर दौड़ सकता हूँ, या कहो 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। अपना आराम आराम से मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि आपको गोलाकार घूमना है, तो कहीं ना कहीं एक गोलाकार घूमने में आपको अपने बॉडी को फोल्ड करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है गोल गोल घुमाने के लिए। लगातार आप चाहो तो कांस्टेंट स्पीड से नहीं दौड़ सकते, हमेशा उसमें एक एक्सीलरेशन रहता है। ठीक, अब जब एक्सीलरेशन रहेगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होता है। यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कांस्टेंट स्पीड से जब भागोगे तो एक्सीलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम सर्कुलर मोशन में दौड़ लगाते हैं तब हमारा एक्सीलरेशन 0 नहीं हो सकता, जिसकी वजह से लगातार एनर्जी लॉस होती जाती है। एनर्जी लॉस होने की वजह से जो है क्या होगा, जब एनर्जी लॉस होगी तो क्या होगा, जैसे आपकी एनर्जी लॉस होती है, आप गोलाकार घूम रहे हो तो आप क्या करोगे, जैसे भाई ये पॉइंट है, आपसे कहा गया इसके चारों गोलाकार घूमना है, घूमते रहे धीरे धीरे एनर्जी लॉस हुई तो भैया आपका गोला छोटा होने लगेगा, छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा हुआ, और भैया आप यहाँ आके यहाँ रुक गए, ये अब मुझसे नहीं भागा जा रहा। ठीक है, तो इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चारों तरफ घूम रहा है तो लगातार क्या हो रहा है, उसमें एक्सीलरेशन बना हुआ है, एक्सीलरेशन बने रहने की वजह से उसकी एनर्जी लगातार लॉस हो रही है। एनर्जी लॉस होने की वजह से वो क्या होगा, धीरे धीरे गोलाकार घूमते 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 जो है न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम की स्टेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई, एटम स्टेबल नहीं रहा, अनस्टेबल हो गया। तो इस पॉइंट को रदरफोर्ड क्लियर नहीं कर पाए, इट मीन्स वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये उनका सबसे पहला ड्रॉबैक है कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लिख लीजिए इसको। लिखिए, ही could not define stability of atom। ही रदरफोर्ड के लिए लिया गया है stability of atom as moving charged particle मूविंग चार्ज पार्टिकल, जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन continuously releases energy, hence electron losses energy regularly and it will
fall into the nucleus. But it does not happen. रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं होता. एटम स्टेबल रहता है. अगर ऐसा होता 10⁻⁸ सेकंड में ही हो गया होता, जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन स्पीड में घूमते हैं. ठीक है, पहला ये हो गया पॉइंट. सेकंड पॉइंट, दे कुड नॉट डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ एटम. वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, इट मीन्स कि जो है न्यूक्लियस के चारों ओर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, उसको नहीं बता पाए. या ये कह सकते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को वो नहीं बता पाए. दे, इसी में लिख लो आप, कुड नॉट एक्सप्लेन, दे कुड नॉट एक्सप्लेन दे की जगह देयर मॉडल लिखो. उनका मॉडल तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. His model and could not explain spectrum of hydrogen atom. ठीक है, वो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होता है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए. उनके अनुसार हाइड्रोजन का एटम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है. ठीक है, जबकि रियलिटी में वो डिसकंटिन्यूस होता है. तो इसका रीज़न वो नहीं क्लियर कर पाए. वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए. इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का मतलब एनर्जी लेवल्स के बारे में कुछ नहीं बता पाए. तो ये उनका ड्रॉबैक्स हो गए. ठीक है, अच्छा ये क्यों हुआ और इसके बाद क्या चीज़ होती है, इसके बाद क्या होता है, इसकी वजह क्या रही, क्योंकि उस टाइम पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी सिर्फ वेव थ्योरी ही थी. उनकी पार्टिकल थ्योरी डिस्कवर हुई नहीं थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने इस एटॉमिक मॉडल की स्टडी को रोक दिया और फिर नए सिरे से स्टडी शुरू करी कि हम ये जानें कि आखिरकार प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, हम उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, रदरफोर्ड की थ्योरी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही है. तो उसके लिए काफ़ी स्टडी की गई, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आखिरकार क्या क्या किया गया. उसमें हम डुअल नेचर पढ़ेंगे, लाइट का वेव नेचर भी पढ़ेंगे और पार्टिकल नेचर भी पढ़ेंगे, जिसकी से हमें ये रास्ता मिलेगा कि आखिरकार जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो डिसकंटिन्यूस क्यों होता है. ठीक है, और कोई भी एटम स्टेबल कैसे रहता है. ठीक, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे. चलिए, ऑल द बेस्ट.